Hello everyone, welcome to this session and this is a new series which I am going to start from today, and this is about CSIR UGC NET Life Sciences previous year question paper discussion. And today we'll be discussing about questions of fundamental processes, that means molecular biology. You know this by that also by that name, molecular biology. And we will be discussing part B in this session, and we will continue this discussion in part C, okay, in a separate video. Okay, so you will follow the channel, you will subscribe the channel if you are new, and you like the video, share the video, and also subscribe it, so that you can be notified whenever I upload a new video. And सब्सक्राइब के साथ साथ आप लोग साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो आगे के आने वाले जो क्लासेस है उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, और हम लोग शुरू करते हैं आज का डिस्कशन विदाउट एनी डिले। और मैंने जो यहाँ पे आपको बोला था कि दिस इज़ द बेस्ट PYQ डिस्कशन यू विल गेट, बिकॉज आपको खुद ही पता चल जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आई होप आप लोग सही से रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी फ़ायदा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, this is about December 2019 paper, if you have noticed earlier. So the first question says, which one of the following statements related to transcription and processing of mRNAs is incorrect? So इस बात को ध्यान से देखना है कि करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया है। इफ़ दे आर आस्किंग अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट और करेक्ट स्टेटमेंट, सो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। पढ़ते हैं स्टेटमेंट को, और क्यों इनकरेक्ट है और क्यों करेक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आई विल टेल दैट, आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू व्हाई वन स्टेटमेंट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट, बिकॉज करेक्ट जानने के साथ साथ इनकरेक्ट जो है वो भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में कुछ चेंजेस आ गए, क्वेश्चन में CSR में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, तब भी आप क्वेश्चन कर पाए। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट, ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन DNA बाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ RNA पॉलीमरेज आर ऑल्टर्ड बाय सिग्मा फैक्टर। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, okay, DNA binding properties of RNA polymerase are altered by sigma factor. So DNA binding properties में यहाँ पे क्या होता है अगर RNA polymerase के साथ, शॉर्ट में इसको RNA पॉल लिखते हैं, उसके साथ अगर सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है, तो यहाँ पे पूछा गया है इनकरेक्ट वाला कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिकॉज RNA पॉलीमरेज अगर पहले बाइंड करता है, जो कोर RNA पॉलीमरेज, यहाँ पे कोर RNA पॉलीमरेज की बात करते हैं, अगर कोर RNA पॉलीमरेज पहले बाइंड करता है, ठीक है, वो मतलब प्रोमोटर को सही से पहचान नहीं पाता है फॉर द फर्दर डिस्कशन। और अगर आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट के ऊपर मेरा क्लास ऑलरेडी इस चैनल में अवेलेबल है। आप जाके वो वीडियो आज की आज ही देख लीजिए, अदरवाइज इट विल बी लेट फॉर यू, बिकॉज सामने एग्जाम है। सो कोर RNA पॉलीमरेज जो है वो पहले बाइंड करता है। इस चीज़ में बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है, इसके लिए आप लोग क्वेश्चन देखना, मतलब जो वीडियो है वो देखना। सो कोर RNA पॉलीमरेज बाइंडिंग के बाद सिग्मा जब बाइंड करता है, तब RNA पॉलीमरेज की जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि वो जो जिस तरह से वो पहले बिहेव करता था, अभी थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करेगा, और DNA पॉलीमरेज जो प्रोमोटर है उसको अच्छे से पहचानेगा। सो दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, हम करेक्ट लिखेंगे, करेक्ट। यहाँ पे पूछा गया इनकरेक्ट कौन सा है। इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, सिंथेसिस ऑफ rRNA, mRNA and some small RNAs occurs by RNA polymerase 1, 2 and 3। इसके बारे में भी मैंने क्लास में बताया हुआ है, वीडियो में बताया हुआ है, कौन सा RNA पॉलीमरेज, कौन सा mRNA या कौन सा RNA, ज़्यादा बोलेंगे कौन सा RNA सिंथेसाइज करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यू गाइज। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो बेसिक क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो rRNA जो राइबोसोमल RNA हैं वो बनते हैं RNA पॉलीमरेज 1 से, बिल्कुल सही बात है। mRNA डेफिनेटली बनते हैं RNA पॉलीमरेज 2 से, और सम बोला गया, सम नॉट मोस्ट,
some small RNAs means snRNAs, snORNAs, these are small RNAs. तो ये स्मॉल RNAs होते हैं, इन स्मॉल RNAs को कुछ स्मॉल RNAs को बनाते हैं RNA पॉलीमरेज 3. अभी आप पूछेंगे तो सब ज़्यादा किसको मतलब ज़्यादा जो स्मॉल RNAs है वो कौन बनाएगा? तो ज़्यादा जो स्मॉल RNAs है उसको बनाते हैं RNA पॉलीमरेज 2. अगर मोस्ट की बात यहाँ पे मोस्ट पूछा गया जाता तो उसका आंसर होता वो यहाँ पे होना चाहिए था RNA पॉल 2. अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए. सो ये भी सही है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ स्प्लाइसिंग ऑब्जर्व्ड इन टीआरएनए के जो स्प्लाइसिंग होते हैं इसके बारे में मैंने क्लास लिया है, टीआरएनए प्रोसेसिंग वाला क्लास. टीआरएनए भी प्रोसेस्ड होते हैं प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में. जैसे कि एमआरएनए सिर्फ यूकैरियोट में प्रोसेस होते हैं लेकिन टीआरएनए दोनों में प्रोसेस होते हैं. सो स्प्लाइसिंग ऑब्जर्व इन टीआरएनए इन्वॉल्व सक्सेसिव और सीक्वेंशियल क्लीवेज एंड लाइगेशन रिएक्शन. बिल्कुल यही स्टेप्स होते हैं. वाइल प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग प्रोसीड्स थ्रू लैरिएट फॉर्मेशन. और प्री एमआरएनए से जब एमआरएनए बनता है तो वो जो मतलब जो इंट्रॉन है वो इंट्रॉन लैरिएट फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, बाहर वो एक्साइज्ड होते हैं, वो स्प्लाइस्ड, अगर बोलेंगे स्प्लाइस्ड होते हैं, वो लैरिएट फॉर्म में होते हैं प्री एमआरएनए में. लेकिन जब टीआरएनए है, टीआरएनए के स्प्लाइसिंग में ये स्टेप्स इन्वॉल्व है, सक्सेसिव सीक्वेंशियल क्लीवेज एंड लाइगेशन. ओके, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. Now, mRNAs with premature stop codons, okay, premature stop codons are degraded by nonsense mediated decay. इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आपको जानना पड़ेगा. देखिए ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे, बट इस कॉन्सेप्ट से अगर कुछ क्वेश्चन आ गए CSIR में तो वो भी आप करना चाहते हैं, राइट? इसके लिए कॉन्सेप्ट आज के आज बनाइए, ठीक है, ज़्यादा लेट मत कीजिए. तो नॉनसेंस कोडॉन कौन से होते हैं? स्टॉप कोडॉन. तो प्रीमैच्योर स्टॉप कोडॉन, मान लीजिए कि जहाँ पर स्टॉप कोडॉन होना चाहिए था उससे पहले ही स्टॉप कोडॉन आ गए, बीच में स्टॉप कोडॉन आ गए, तो उसको बोलेंगे प्रीमैच्योर स्टॉप कोडॉन. तो प्रीमैच्योर स्टॉप कोडॉन अगर बन जाते हैं दैट आर डिग्रेडेड बाय नॉनसेंस मीडिएटेड डीके, क्योंकि नॉनसेंस कोडॉन बोलेंगे इसको हम, स्टॉप कोडॉन को बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन. सो नॉनसेंस मीडिएटेड डीके, इससे वो डिग्रेड हो जाते हैं. बिल्कुल सही है. लेकिन लास्ट में क्या बोला गया है? एन mRNAs without an in frame stop codon, मतलब premature stop codon, get accumulated and translated in the cytoplasm. ठीक है, इसमें बोला गया है without in frame stop codon get accumulated and translated in the cytoplasm. अगर कुछ इन फ्रेम, देखिए यहाँ पे प्रीमैच्योर नहीं बोला गया, माय बैड, इसमें प्रीमैच्योर नहीं बोला गया, इसमें बोला गया इन फ्रेम स्टॉप कोडॉन. अगर स्टॉप कोडॉन है ही नहीं, मतलब ना इधर है ना जहाँ पे होना चाहिए था उधर है, जहाँ पे स्टॉप कोडॉन होना चाहिए था उधर भी नहीं है. विदाउट एन इन फ्रेम स्टॉप कोडॉन गेट एक्यूमुलेटेड एंड ट्रांसलेटेड इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में कौन ट्रांसलेट होंगे? साइटोप्लाज्म में कौन ट्रांसलेट होंगे? जो कि बिल्कुल सही है, जो कि परफेक्ट है. ना तो प्रीमैच्योर स्टॉप कोडॉन है, ना तो उसके बाद स्टॉप कोडॉन है ही नहीं. इसमें बोला गया स्टॉप कोडॉन है ही नहीं. तो ऐसे जो mRNAs है जिसमें प्रीमैच्योर स्टॉप कोडॉन है या फिर स्टॉप कोडॉन है ही नहीं, वो ट्रांसलेट नहीं हो सकता. वो साइटोप्लाज्म में ना तो एक्यूमुलेट करेगा, ना तो वो ट्रांसलेटेड होगा. तो उस तरह के जो mRNA है, ठीक है, जो जिसका स्टॉप होना बिल्कुल मना है, जो स्टॉप नहीं हो रहे हैं, जिसका ट्रांसलेशन होता जाएगा मतलब वो मतलब नॉर्मल नहीं है, तो उस तरह के जो mRNA है, ठीक है, वो भी डिग्रेडेड हो जाते हैं, जिसको बोलेंगे हम नॉन स्टॉप मीडिएटेड, किससे वो होते हैं? नॉन स्टॉप मीडिएटेड डीके से होते हैं वो, नॉन स्टॉप मीडिएटेड डीके. तो नॉनसेंस मीडिएटेड, दूसरा नॉन स्टॉप मीडिएटेड. तो यहाँ पे वो एक्यूमुलेटेड और ट्रांसलेटेड तो नहीं होगा. तो ये है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो 4th इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, फॉर दिस क्वेश्चन. देखिए, तो जिस तरह से मैंने समझाया है आपको, इसी तरह से एक क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके जो आपका वो एक पार्ट आता है जिसमें नेगेटिव मार्क्स होने के चांसेस है, वो चांस या वो प्रोबेबिलिटी आपके पास नहीं होगा. आप गलत करेंगे नहीं, आप सही करके आएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्क भी एक इशू हो जाते हैं. इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना ज़रूरी है, और मैं वो आपको करा रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू डू दैट.
Okay, so just try to understand. If any question arises, any further question arises, please comment section में आप बताइएगा, अपने क्वेश्चन जो है आप पूछिएगा, आपके जो डाउट है आप पूछिएगा. Okay, I'd be happy to answer your question regarding this concept. Okay, so next question, readers of histone modification. तो हिस्टोन मॉडिफिकेशन क्या क्या होता है? हिस्टोन मॉडिफिकेशन, एसिटाइलेशन, राइट, मिथाइलेशन एटसेट्रा, ये सभी होते हैं हिस्टोन मॉडिफिकेशन. तो हिस्टोन मॉडिफिकेशन, या चाहे वो हिस्टोन एसिटाइलेशन हो, चाहे वो हिस्टोन मिथाइलेशन हो, तो इस तरह के जो मॉडिफिकेशन है, इसको इनमें से नीचे जो दिए गए हैं प्रोटीन्स जो दिए गए हैं, उसमें कुछ डोमेन्स के बारे में उन्होंने बताया है. ठीक है, बताया क्या है, तो कौन से डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन जो है वो हिस्टोन मॉडिफिकेशन को रीड करता है, उसको वो पढ़ पाते हैं. सन डोमेन पहले आता है, सन डोमेन प्रोटीन. तो देखिए ये भी आपको समझ जाना पड़ेगा कि ये जो बाकी डोमेन जो प्रोटीन, बाकी जो ऑप्शन दिए गए ना, वो करते क्या है. ठीक है, हो सकता है कि कुछ डिफरेंट क्वेश्चन बाकी जो डोमेन है उसके अकॉर्डिंग पूछ लिया आपसे, तो आपको वो भी मतलब पता होना चाहिए, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, राइट. तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए भी आप रेडी होंगे अगर आपने मतलब सारे ऑप्शंस को अच्छे से इंटरप्रेट किया. तो पहले देखते हैं सन डोमेन. तो सन डोमेन जो है ये एक फैमिली है. दिस डोमेन हैज़ अ फैमिली, कुछ फैमिली ऑफ प्रोटीन्स है जिसमें सन डोमेन होते हैं. तो सन डोमेन कहाँ पे रहते हैं? ये सन डोमेन जो है ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें आप बोलेंगे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके जस्ट अंदर, अगर आप ऐसे देखेंगे ये न्यूक्लियस अगर है, ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो न्यूक्लियर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, इसको सही से बढ़ाने के लिए, सही से इसको मतलब एक ऐसा शेप देने के लिए अंदर क्या होते हैं, अंदर रहते हैं साइटोस्केलेटन्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स रहते हैं, जैसे कि लैमिन हो गए. तो उस तरह के मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये जो अंदर जो साइटोस्केलेटन है, तो इन दोनों के जो इंटरेक्शन है, ठीक है, ये होते हैं सन डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन से. ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन में होते हैं सन डोमेन, मेम्ब्रेन में होते हैं सन डोमेन, और वो इंटरेक्ट करता है साइटोस्केलेटन से. ठीक है, तो साइटोस्केलेटन से वो इंटरेक्ट करता है. तो इस तरह के इंटरेक्शन होते हैं. और ये जो सन डोमेन है, इससे और भी जो कुछ पार्ट है उसका भी आप देखेंगे कि इंटरेक्शन हो सकता है. फॉर एग्जांपल जो सेंट्रोजोम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सेल में और सेल डिवीजन के लिए, सेंट्रोजोम होते हैं. फिर आप देखेंगे कि जो एपोप्टोसिस है उसमें न्यूक्लियस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो सभी जो प्रोटीन्स हैं उनके साथ भी सन डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन ही इंटरेक्ट करते हैं. तो ये हिस्टोन मॉडिफिकेशन रीड करने वाला नहीं है, तो इसका आंसर नहीं है ये. नेक्स्ट, बैक डोमेन प्रोटीन. तो बैक डोमेन जो है, बैक मतलब है BCL2 एसोसिएटेड एथेनोजीन्स. ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम है BCL2BAG. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इंटरैक्ट करता है हिट्शॉक प्रोटीन के साथ, HSPs के साथ. HSP जैसे हो गया HSP70, इनके साथ इंटरैक्ट करता है. जो बैक डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन, जो बैक डोमेन है एक प्रोटीन का, वो HSP70 के जो ATPase डोमेन है, क्योंकि HSP70 काम करते हैं, एक शैपेरॉन काम करता है ATP के मदद से. तो इसका जो ATPase डोमेन है HSP70 के पास, और जो बैक डोमेन है, बैक डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन के साथ, ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं. और नाम से आपको पता चला BCL2 एसोसिएटेड, मतलब इसका फंक्शन हो गया एपोप्टोसिस के साथ, राइट. सो ये भी यहाँ पे इस केस में ये भी गलत है. नेक्स्ट आ गया पास डोमेन. तो पास डोमेन इज अ मल्टी डोमेन. इसमें बहुत सारे डोमेन एक साथ है. मल्टी डोमेन मतलब ये बना होता है एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड से. तो एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड से बना होता है पास डोमेन. और पास डोमेन जो है, इसका काम है सिग्नल ट्रांसडक्शन में, जो मतलब बायोलॉजिकल सिग्नल ट्रांसडक्शन हम पढ़ते हैं, तो सिग्नल ट्रांसडक्शन में इसका काम है पास डोमेन का. तो ये भी नहीं होगा. बाकी बचा गया ट्यूडोर डोमेन. तो ट्यूडोर डोमेन जो है, दिस ट्यूडोर डोमेन, ये क्या होता है, ये हिस्टोन मॉडिफिकेशन को
हिस्टोन मॉडिफिकेशन को ये रीड करता है। और अगर और भी स्पेसिफिक तरीके से बताया जाए तो कौन से हिस्टोन मॉडिफिकेशन, स्पेसिफिकली बोला जाए तो हिस्टोन मिथाइलेशन को ये रीड करता है, हिस्टोन मिथाइलेशन रीडर, हिस्टोन मिथाइलेशन को रीड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि H3K4 के मिथाइलेशन, ऐसे ये जो है ना, ये जो साइन है ऐसे लिखते हैं, H3K4 मिथाइलेशन को एमी लिखते हैं, H3K4 मिथाइलेशन, H3K9 मिथाइलेशन। तो इस तरह के मिथाइलेशन को रीड करने वाला जो डोमेन है वो है ट्यूडोर डोमेन। सो दिस इज द आंसर। हिस्टोन मॉडिफिकेशन को रीड करने वाला प्रोटीन है, उसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया फिर से। द अमाइनो एसिड साइड चेन ऑफ द 4 हिस्टोन्स इन द न्यूक्लियोसोम आर सब्जेक्टेड टू रिमार्केबल वैरायटी ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो है वो इसमें होते हैं। और किस तरह के, जैसे मैं अभी कुछ नाम मैंने बताया, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ट्रांसलेशनल मार्क्स और मॉडिफिकेशंस ऑन हिस्टोन टेल्स, हिस्टोन टेल में होते हैं, खास करके H3 में और H4 में, इन दोनों के जो हिस्टोन टेल है उसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं। इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन। कौन से पोस्ट ट्रांसलेशनल मार्क्स और मॉडिफिकेशन हिस्टोन टेल में होता है जिसके वजह से ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो मैंने ये चीज़ क्लास में बताया था, अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लास देखना चाहते हैं तो आप वीडियो आप मिल जाएगा आपको, मेरे चैनल में सभी ये सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो मैंने बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए यूकैरियोट में, खास करके हिस्टोन की बात करें तो यूकैरियोट ही होगा, प्रोकैरियोट में नहीं होगा। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होते हैं वो उसको होने के लिए जो हेटेरोक्रोमैटिन है उसको यूक्रोमैटिन बनना पड़ता है, यूक्रोमैटिन में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो हेटेरोक्रोमैटिन फॉर्म में अगर आ गया कोई भी क्रोमोसोम तो वो रिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन दैट मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट हेटेरोक्रोमैटिन फॉर्मेशन, इसको बोलेंगे हेटेरोक्रोमैटिनाइजेशन। ओके, तो हेटेरोक्रोमैटिनाइजेशन और हेटेरोक्रोमैटिन फॉर्मेशन, उसके लिए कौन से मॉडिफिकेशन इनमें से रिस्पॉन्सिबल है तो आपको पता होगा, आई होप। नहीं पता है तो जान लीजिए। सो एसिटाइलेशन अगर होता है किसी भी हिस्टोन टेल में, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, एसिटाइलेशन होता है, तो एसिटाइलेशन से जो हेटेरोक्रोमैटिन है वो बन जाते हैं यूक्रोमैटिन, जिससे, और यूक्रोमैटिन बन गया तो ट्रांसक्रिप्शन में मदद मिलेगी, ना ही सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन में, रिप्लिकेशन में भी मदद मिलेगी। सो हेटेरोक्रोमैटिन से यूक्रोमैटिन बन गया एसिटाइलेशन मॉडिफिकेशन से, हिस्टोन की एसिटाइलेशन। और अगर मिथाइलेशन हो गया तो उल्टा होता है, यूक्रोमैटिन से बन जाते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, हेटेरोक्रोमैटिन। तो हम बोल सकते हैं यहाँ ऐसे करके कि एसिटाइलेशन अगर होगा तो हेटेरोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन बन जाता है, बिकॉज जो हिस्टोन है, जो मतलब हिस्टोन के साथ डीएनए इंटरेक्शन है, ठीक है, वो क्या होता है, उसमें आपको डीकंडेंसेशन मिलता है, वो डीकंडेंस हो जाते हैं। और कंडेंस अगर होगा, कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन किससे होता है, मिथाइलेशन से होता है, हिस्टोन के मिथाइलेशन से कंडेंसेशन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं अभी, एसिटाइलेशन ऑफ H3K9। तो एसिटाइलेशन से क्या ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन होगा? हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हेटेरोक्रोमैटिन फॉर्मेशन, तभी ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन होगा। सो एसिटाइलेशन से रिप्रेशन नहीं होते हैं, बिकॉज एसिटाइलेशन से हेटेरोक्रोमैटिन नहीं बनते हैं, यूक्रोमैटिन बनते हैं, तो ये नहीं होगा। मिथाइलेशन ऑफ H3K9, एग्जैक्टली। और ये बहुत ही, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था, ये जो मॉडिफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ खास मॉडिफिकेशन होते हैं हिस्टोन टेल में, जो कि कुछ खास काम के लिए यूज़ होते हैं। इसमें से हिस्टोन जो H3K9 है, इस वाले रेसिड्यू में अगर मिथाइलेशन होते हैं तो ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन होते हैं। तो मिथाइलेशन ऑफ H3K9 इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। एसिटाइलेशन ऑफ H4K5, एसिटाइलेशन से दोबारा से नहीं होगा। फॉस्फोराइलेशन से भी नहीं होते, फॉस्फोराइलेशन जो है इससे भी नहीं होते। और फॉस्फोराइलेशन जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, ये बहुत ही ब्रॉड स्केल में काम नहीं कर सकता, तो ये भी नहीं होगा। सो द आंसर इज सेकेंड वन, मिथाइलेशन ऑफ H3
K9। नेक्स्ट वन, ये भी बहुत ही ईजी, अगर आपने पढ़ा है आप कर सकते हैं आसानी से, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, टाइम है पढ़ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी है अगर आपने सही से कॉन्सेप्ट को समझा है, कॉन्सेप्ट को अगर बनाया है अपने आप में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन एक्ट एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर। तो कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन जो होते हैं जो पॉजिटिव रेगुलेटर होते हैं, कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं जो कि नेगेटिव रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं। तो कुछ ऐसे यहाँ पे एक प्रोटीन के बारे में पूछा गया है जो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, जो पॉजिटिव रेगुलेटर भी है नेगेटिव रेगुलेटर भी है, ऑन बाइंडिंग टू द सेम डीएनए एलिमेंट, और सेम डीएनए एलिमेंट में वो बाइंड करेगा, मतलब कि एक ही डीएनए स्ट्रेच, एक ही स्पेसिफिक डीएनए स्ट्रेच में बाइंड करेगा, मतलब जहाँ पे जिस जीन में वो बाइंड कर रहा है उसी जीन में बाइंड करेगा और किसी दूसरे जगह पे जाकर बाइंड नहीं करेगा। तो इस तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेटर वाले जीन जो कि जो प्रोटीन जो कि एक ही प्रोटीन है, दोनों काम करते हैं, वो कौन सा है? अगर आपने किया है ये इसका आंसर तो आप कर सकते हैं। देखिए, लैक आई रिप्रेसर, लैक आई रिप्रेसर ऐसे नहीं काम करते। लैक आई रिप्रेसर जो है उससे जो प्रोटीन बनते हैं लैक आई रिप्रेसर, वो नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं, वो कभी भी पॉजिटिव रेगुलेशन नहीं करेगा। अगर आपने लैक ओपेरॉन पढ़ा है, नहीं पढ़ा है प्लीज़ जाइए, वीडियो पढ़े हुए हैं बहुत टाइम से, आप उसको देखिए, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा ओपेरॉन के नाम से, आप देखिए, ओपेरॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मैं मतलब इस वीडियो के एंड में मैं उन वीडियोस का लिंक भी आपको दे दूंगा, ठीक है, आप देख लेना जाके, आपको मिल जाएगा आखिर में, एंड में, तो आखिर तक वीडियो को देखिए। सो लैक रिप्रेसर नहीं होगा। लैम्डा रिप्रेसर, CI ऐसे लिखते हैं, लैम्डा रिप्रेसर। तो लैम्डा रिप्रेसर, इसका रेगुलेशन मैंने बताया था। ये जो लैम्डा रिप्रेसर है ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में काम करता है। ये प्रोटीन अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है तब ये पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह काम करेगा, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अगर बढ़ गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो ये नेगेटिव रेगुलेटर की तरह काम करेगा। तो दोनों काम ये करता है लैम्डा रिप्रेसर। एरासी प्रोटीन का काम इसके साथ भी नहीं है, मतलब एराबिनोज ओपेरॉन अगर बोलेंगे नहीं, ठीक है। ओपेरॉन में आपको पॉजिटिव नेगेटिव रेगुलेटर दोनों के दोनों एक ही प्रोटीन में नहीं मिलेगा। जो पॉजिटिव रेगुलेट करता है वो नेगेटिव रेगुलेशन नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया इसी चीज़ से CSIR में, तो आप ध्यान से पढ़िएगा ये इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पार्ट बी पे जैसे यहाँ पे है, पार्ट सी में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट भी आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे कि मैंने जेनेटिक्स में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बूस्टर का क्लास लिया था, इसके ऊपर भी एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बूस्टर का क्लास ले लूँगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स, बैक्टीरिया synthesize a group of proteins called stress proteins or heat shock proteins such as DNA-K, DNA-J, okay, GROL, GROS and GRPE. So DNA-K is an ATP binding protein, बोला गया है यहाँ पे, बताया गया है, which attaches to the newly synthesized polypeptide in conjunction with DNA-J. जो प्रोटीन बन रहे हैं राइबोसोम से, जो जब ट्रांसलेशन हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन बाहर निकल रहे हैं, तो वो प्रोटीन, उस प्रोटीन को अटैच कर रहा है कौन? DNA-K। पहले फुर्सत में वो DNA-K उसको अटैच, उसको पकड़ लिया, किसके साथ मिलके? DNA-J के साथ मिलके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली स्टेट्स अ स्टेप, एक स्टेप को आपको बताना है इन द सब्सिक्वेंट प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है, पूरा का पूरा जो चीज़ है, मैकेनिज्म है, ये प्रोटीन फोल्डिंग के ऊपर है। सो दिस मैकेनिज्म टेल्स अस अबाउट प्रोटीन फोल्डिंग. So did you know, like, do you know the correct mechanism of protein folding? If yes, you can solve this question easily. But if you don't, please just have patience for one day. So I will upload a video regarding this topic in quick concept class. So that will be on protein folding with the help of these proteins, because these proteins are very, very important proteins. So first statement, the affinity of DNA-K, because DNA-K and DNA-J, they will work together, they will function together. So the affinity of DNA-K to the polypeptide के साथ DNA-K, मैंने बोला DNA-K है,
इसके साथ ये पॉलीपेप्टाइड जो ये डीएनए के है, पॉलीपेप्टाइड चेन आ रहे हैं, इसके साथ ये डीएनए के इसके साथ बाइंड करेगा। Affinity of DNA to the polypeptide increases upon hydrolysis of the ATP to ADP। अगर वो ADP फॉर्म में है, बताया गया अगर वो ADP फॉर्म में है तो इसका एफिनिटी जो है वो इस प्रोटीन के प्रति टुवर्ड्स दिस प्रोटीन वो बढ़ जाते हैं। एफिनिटी ऑफ दिस टू दिस पॉलीपेप्टाइड इंक्रीजेस अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ द ATP टू ADP। मतलब वो ADP फॉर्म में प्रोटीन को अच्छे से पकड़ पा रहे हैं। सो इज दिस अ करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट? यस, इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। DNA इज एन एक्सचेंज फैक्टर। जैसे कि एक्सचेंज फैक्टर के बारे में आपने पढ़ा होगा, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। यहाँ पे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है, ADP ATP ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे GTP काम नहीं कर रहे। आपने GEF के बारे में पढ़ा होगा सेल सिग्नलिंग में, लेकिन यहाँ पे GEF नहीं होगा। लेकिन एक्सचेंज फैक्टर ये भी एक्सचेंज फैक्टर है, ये भी एक्सचेंज फैक्टर है, बोला गया है यहाँ पे। DNAJ इज एन एक्सचेंज फैक्टर दैट रिप्लेसेस ADP विथ ATP इन द DNA। तो जो आप यहाँ पे कुछ एक हिंट दिया गया था कि DNA DNAJ एक साथ काम करते हैं, तो क्या ये DNAJ इसके लिए एक्सचेंज फैक्टर की तरह काम करेगा? ADP को हटा के ATP को वहाँ पे लाएगा? नहीं, वो काम DNAJ नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। ATP हाइड्रोलिसिस के बारे में बोला गया कि ATP हाइड्रोलिसिस इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ DNAJ। DNAJ के फॉस्फोराइलेशन होने के बाद वो काम करेगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में और एक हिंट है कि ATP हाइड्रोलिसिस जो करा रहा है वो DNAJ कराएगा। ऑब्वियसली DNAJ कराएगा ATP हाइड्रोलिसिस, बट DNAJ के ऊपर फॉस्फोराइलेशन नहीं चाहिए, DNAJ के ऊपर फॉस्फोराइलेशन नहीं चाहिए उसको काम करने के लिए, तो ये भी गलत है। ATP हाइड्रोलिसिस इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ GRPE। अभी पहली बात, ATP हाइड्रोलिसिस जो है वो GRPE कराता ही नहीं है। GRPE यहाँ पे ATP हाइड्रोलिसिस कराता ही नहीं है। ओके, this protein has no function, has no role in ATP hydrolysis in this process। तो आप थोड़ा सा एक दिन के लिए पेशेंस रख लीजिए। नेक्स्ट ये जो कॉन्सेप्ट बूस्टर का क्लास आएगा, क्विक कॉन्सेप्ट का क्लास आएगा, उसमें इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। आई थिंक बहुत लोगों ने इसके बारे में सही से नहीं पढ़ा है, आई एम श्योर ऑफ दैट। अगर आप अगर पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में, प्लीज़ मुझे इसके जो कमेंट सेक्शन है उसमें प्लीज़ आप कमेंट कर लीजिए कि आपको इसके बारे में कल क्लास चाहिए या नहीं, ठीक है। बहुत छोटा सा क्लास होगा, मतलब मैक्सिमम अगर बोलेंगे तो आप 15-20 मिनट का क्लास, तो आप आसानी से कर सकते हैं, आई होप। तो अगर चाहिए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रोटीन फोल्डिंग के ऊपर विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोटीन्स DNAK, DNAJ, GROES एंड GRPE। और मैं आपको मतलब ये एश्योर करता हूँ कि जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वही मैं बताता हूँ हमेशा। पुराने चीज़ें बताने से कुछ चीज़ें गैप रह जाते हैं, कुछ चीज़ों में गैप हो जाती है जो आपके कुछ काम का नहीं है। आपको वही काम में चाहिए अभी के लिए जो कि लेटेस्ट है, जो कि अपडेटेड है, और मैं वही बताता हूँ। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट ही मिलेगा यहाँ पे। क्वालिटी कंटेंट यू विल गेट फ्रॉम दिस क्लासेस। ओके, सो पार्ट बी के डिस्कशन के लिए यहाँ तक ही था। हम लोग फिर डिस्कस करेंगे इसका पार्ट सी। ये जो दिसंबर 2019 का पार्ट सी है, जल्द ही, मतलब यू नेवर नो, कल सुबह भी आ सकता है वो वीडियो, यू नेवर नो। वो पार्ट सी वाला जो डिस्कशन है, सो स्टे अपडेटेड फॉर दैट। तो कैसे अपडेटेड रहेंगे आप? सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। नोटिफिकेशन 5 बजे नोटिफिकेशन बेल है, उसको ऑन रख लीजिए, तो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और उसको नोटिफिकेशन ऑन करने से आपको जो चैनल के जो अपडेट है, ठीक है, जो पोस्ट है वो भी आपको दिख जाएंगे। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, ओके। और साथ साथ आप इसकी जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ पे जाके आपको लिंक मिलेंगे कुछ, उस लिंक में जाके भी आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। आप देखना, यू विल गो टू द माई डिस्क्रिप्शन सेक्शन, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक मिलेंगे, आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई होप ये क्लास, ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा। पार्ट सी में मिलते हैं इसका, ठीक है। प्लीज़ वेट कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जल्दी वीडियो आ रहा है, जल्दी। और ये जो मतलब PYQ डिस्कशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, इसमें मैं बहुत सारी यूनिट के ऊपर अभी रेगुलर आपको वीडियो देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप क्लासेस देखते रहिए, सीखते रहिए,
और जो क्वेश्चन आंसर जो सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, उसको सॉल्व करते रहिए। जो भी आपको डाउट आ रहा है, जो भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछते जाइए। आई एम हियर फॉर यू। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।